नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। यहाँ भारतीय संविधान का वीडियो है। भारतीय संविधान में सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन का फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपको संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो क्वेश्चन यानी फर्स्ट वीडियो में जो सेकेंड सेशन का फर्स्ट वीडियो है, इसमें आपको क्वेश्चन 1 to 29 तक कवर कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। SR बम्बई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान ऑप्शन नंबर ए संघात्मक है, ऑप्शन नंबर बी अर्ध संघात्मक है, ऑप्शन नंबर सी सहकारी संघ है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी SR बम्बई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत का संविधान संघात्मक है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है और परिसंघवाद संविधान के आधारभूत ढांचा है। भारतीय संविधान का ढांचा फलस्वरूप संघात्मक आध्यात्मक से एकात्मक है, जो भारतीय संविधान भारतीय समाज की प्रवृत्ति को देखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही, क्योंकि संघात्मक ढांचे से कहीं अधिक देश के एकता एवं सुरक्षा महत्वपूर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान ऑप्शन ए हमारे अलिखित संविधान है, ऑप्शन बी लिखित संविधान है, ऑप्शन सी मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए कथन 2 और 1 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 2 सही है, ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 सही है। ओके, यानी भारतीय संविधान क्या है? लिखित संविधान है तथा मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर यह आधारित है। ओके, जबकि भारतीय संविधान अलिखित नहीं होकर लिखित संविधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं मुख्य रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन है यानी यह कौन से महान व्यक्ति ने कथन किया था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है? ऑप्शन नंबर ए जेनिंग्स का, ऑप्शन नंबर बी ग्लेविन ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी MH सिरवाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी ग्लेविन ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक क्या है? सामाजिक दस्तावेज है। ओके, ग्लेविन ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ब्रॉट द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल फ्रॉम द, ऑप्शन नंबर ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका यानी USA से लिया गया। ओके, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार ओके संयुक्त राष्ट्र संघ से यानी अमेरिका से लिया गया है। पूछा नहीं था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? ओके, यानी नीचे जो 4 व्यक्ति हैं इसमें से किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? ऑप्शन नंबर ए कैसी वेयर, ऑप्शन नंबर बी सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी एवी डाइस, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ओके, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ओके, तो कैसी वेयर ने कहा कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल अर्धसंघीय संविधान का है। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है क्या है यह सहकारी परिसंघीय। ओके, संघ संविधान के संघ थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय संविधान क्या क्या सहकारी परिसंघीय ओके तथा कैसी ने क्या क्या क्वासी फेडरल का। सर जेनिंग्स ने क्या कहा है केंद्रीकृत वाला एक परिसंघात्मक संविधान है, जबकि जेनिंग्स ने क्या कहा है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी परिसंघकल्प संरचना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का विवरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका।
भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि क्या क्या मुख्य विशेषता है, देखिए संविधान की सर्वोच्चता, ओके, तथा परिसंघीय कल्पन संरचना तथा शक्ति का विवरण है, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका इसकी विशेषता नहीं है। ओके, प्रस्तुत प्रश्न में देखा जाए तो विकल्प ए और बी दोनों संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, न कि परिसंघ की कल्पना, लेकिन चूंकि संविधान के संघात्मक खंडित है और कुछ विशेष परिस्थिति में केंद्रीकरण प्रयुक्त से हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्रीकृत हो जाता है, इमरजेंसी लगने पर राष्ट्रपति हो जाता है प्रमुख। ओके, इसे अतः इसे परिसंघ कल्प कह सकते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन 7वें अनुसूची के मध्य किया गया है तथा परिसंघात्मक संविधान एक परमावश्यक तत्व है। संघात्मक संविधान एक परमावश्यक तत्व है, लेकिन संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता भी इसका परमावश्यक तत्व है, जबकि संविधान की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका आती है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का उल्लेख नहीं। ओके, यानी संविधान की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कार्यपालिका या विधायिका। ओके, स्वतंत्र है, परंतु न्यायपालिका प्रतिबद्धता इसका संविधान कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के यानी यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें कोई एक होगा जिसको हमने क्या किया है, यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया, यानी 3 नए जो चीज़ें हैं उसको मैंने क्या किया है भारतीय संविधान में, मैंने क्या मतलब भारतीय संविधान द्वारा उसको क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए संसद के 2 सदन, ऑप्शन नंबर बी संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी संसद सदस्य का विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय इंग्लैंड से नहीं लिया गया। उच्चतम न्यायालय कहाँ से लिया गया, यूके यानी उच्चतम न्यायालय यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान में लिया गया, जबकि संसद 2 सदन, संसदीय सरकार, संसद सदस्य के विशेषाधिकार सब कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के अवशेषित शक्ति सुरक्षित करता है, भारतीय संविधान की अवशेषित शक्ति किसके पास सुरक्षित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी राज्य के पास, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए संघ के पास, ऑप्शन नंबर बी राज्य के पास, ऑप्शन नंबर सी संसद के पास, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के पास क्या है, भारतीय संविधान की अवशेषित शक्ति निहित है। अवशेषित शक्ति संबंधित विशेष प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 में बताया गया। इसमें बताया गया कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में परिणत नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, यानी अवशेषित शक्ति यानी जो शक्ति कहीं भी नहीं प्राप्त है, कहीं भी नहीं दिया गया है, वो शक्ति किसे प्राप्त है, वो शक्ति संसद को प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है, यानी भारतीय संविधान की क्या प्रणाली है। ओके, ये पूछा ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी अध्यक्ष प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी राजतंत्रीय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है, तो संसदीय प्रणाली। ओके, लोकसभा राष्ट्रपति हो गया संसदीय प्रणाली। ओके, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली पर आधारित है। चूँकि संविधान निर्माण के पूर्व दशकों से भारत में ब्रिटेन संसदीय प्रणाली प्रवर्तन में रही, अतः इसे ही अपनाया जाना अधिक उपयुक्त माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं, का प्रावधान है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए सराइवर जेनिंग्स का, ऑप्शन बी एविडेंस का, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर केसी हियर का, ऑप्शन नंबर डी एस.ए. डी स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोफेसर केसी हियर का यह कथन है। ओके, प्रोफेसर हियर का यह कथन है कि उनके अनुसार प्रोफेसर केसी हियर का कथन है कि भारतीय संविधान एक अर्थ संघ यानी क्वासी फेडरल संविधान है, अथवा एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक के रूप में, न कि एक संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। यह निष्कर्ष से संविधान के फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलिफिकेशन टेंडेंसी, अर्थात एक ऐसा संघ जिनमें केंद्रीकृत की शक्ति प्रवृत्त है, कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को
अर्ध परिसंघात्मक कहा है, ओके, यानी क्वासी फेडरल, अभी आपको बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर केसी वेयर, ऑप्शन नंबर बी सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर ECS वेड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोफेसर केसी वेयर ने क्या कहा है, भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल भारतीय संविधान को कहा है, ओके। भारतीय संविधान को प्रमुख विद्वान तथा संविधानवादी केसी वेयर का मत है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय कल्प या अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल प्रकृति के है। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, ओके। यदि पूछा जाए वकीलों का स्वर्ग किसे कहा है, किन्होंने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा, वकीलों का स्वर्ग कहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम अज्ञापक अपेक्षा है, ओके। ऑप्शन नंबर ए संसद की उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र एवं राज्य इन दो स्तरों की सरकार के बीच विधायी शक्ति का वितरण जिसमें इन राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वाधीनता सुरक्षित हो, ऑप्शन डी राष्ट्र एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण जिससे सरकार की शक्ति का स्वाधीन किंतु सहकारी प्रयोग सुनिश्चित हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके। यानी कार्यशील परिसंघ के लिए न्यूनतम अज्ञापक अपेक्षा यह किया जाता है कि राष्ट्र एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो, ओके। व्याख्या देख लें। एक कार्यशील परिसंघ के लिए न्यूनतम अज्ञापक अपेक्षा यह है कि राष्ट्रीय संघ एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के मध्य विधायी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो सके। यह तथ्य है कि परिसंघीय संविधान के सिद्धांत का सार संघ तथा इकाइयों यानी राज्यों के मध्य स्वतंत्रता तथा समन्वयकारिता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cooperator is established for the purpose of enforcement of fundamental right is option number A. It is a body registered according to law. Option B. It is an agency to instrumentally of government. Option number C. It has to report to government. Option number D. The government service rule the made applicable to its employees. क्वेश्चन नंबर 13 का यानी इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी इट इज़ एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटल टू ऑफ गवर्नमेंट, ओके। इसका व्याख्या देख ले जाए। एक निगम जब एक अभिकरण या सरकार के तंत्र के रूप में कार्य कर रहा हो तब वह मूल अधिकार के परिवर्तन के उद्देश्य से राज्य है और इस स्थिति में निगम के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो राज्य के साथ किया जाता है, ओके। राज्य की परिभाषा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा बताई गई है। यह राज्य की परिभाषा है मूल अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी क्या माना गया है, राज्य माना गया है। डिफिनेशन दोनों का सेम है, ओके। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार का जो डिफिनेशन दिया गया है अनुच्छेद 12 के वही संदर्भ अनुच्छेद 12 में लगाया गया। भारत के संविधान में ऑप्शन नंबर ए 9 अनुसूचियाँ है, ऑप्शन बी 10 अनुसूचियाँ है, ऑप्शन सी 11 अनुसूचियाँ है, ऑप्शन नंबर डी 12 अनुसूचियाँ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 अनुसूचियाँ है, ओके। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान में 8 अनुसूची, ओके। भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुसूची, 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद थे जब क्या हुआ भारतीय संविधान बना था, ओके। लेकिन वर्तमान समय में कितने अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हैं, ओके। 9वां अनुसूची जोड़ा गया था आपका 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 10वां अनुसूची जोड़ा गया आपका 73वां संविधान संशोधन तथा 11वां अनुसूची आपको 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ओके। तो वर्तमान और तथा 12वां अनुसूची आपको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ओके। इसका व्याख्या देख लिया जाए।
भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद थे। सही। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची तथा 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची तथा 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों से संबंधित 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ज्ञातव्य है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची 18 विषय का उल्लेख है जिन पर नगर पालिका को विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूची की संख्या क्या थी? यानी भारत जब संविधान बना था उस वक्त टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था और टोटल नंबर ऑफ अनुसूचियाँ कितनी थी? ओके, ये पूछा जा रहा है जब भारतीय संविधान बना था। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 395 था एवं अनुसूची 8 थी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 394 था एवं अनुसूचियाँ 9 थी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 396 था तथा अनुसूचियाँ 10 थी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 395 था तथा अनुसूचियाँ 7 थी। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ थी। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कब कब अनुसूची जोड़ी गई। भारत संविधान के कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए 365, ऑप्शन नंबर बी 379, ऑप्शन नंबर सी 394, ऑप्शन नंबर डी 395। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। इसके मध्य संविधान संशोधन किया गया है, सब क्लॉज सब अनुच्छेद जोड़ा गया है, परंतु टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट किया जाता है सीक्वेंस बाय नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो उस अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ओके, देखिए व्याख्या में क्या बताया गया, यदि उपअनुच्छेद की गणना न की जाए तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। उप अनुच्छेद का गणना करने पर अनुच्छेद की संख्या 450 के आसपास आते हैं। बढ़े हुए इन अनुच्छेदों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 गणराज्य किसे है? राष्ट्रीय संघ अनुवांशिक राजा है या नहीं, या फिर पंथ निरपेक्ष, राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, या फिर सी सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त होता है। इस सबको मिलान करना है। ओके, तो इसको देखा जाए किससे कौन मिलता है। और देखा जाए गणराज्य मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुवांशिक राजा नहीं होता। ओके, तो पंथ निरपेक्ष देख लिया जाए। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। लोकतंत्र यानी सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। ओके, इसी अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। गणराज्य मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका अनुवांशिक राजा न हो। ओके, गणराज्य मतलब जिसका राष्ट्र अध्यक्ष, भारत राष्ट्र अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति माना जाता है। या अनुवांशिक नहीं यानी राजा के तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं माना जाता है, या उनका निर्वाचित होता है गुप्त मतदानों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ओके, पंथ निरपेक्षता यानी राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, राज्य सभी धर्म को एक समान समझेगा। ओके, लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है, हो गया लोकतंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के संबंध में भाग 3, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में भाग 4, ओके, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त तीनों। प्रस्तावना, मूल अधिकार के भाग, मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 तथा नीति निर्देश से संबंधित उपबंध भाग 4, ये सब क्या है? संविधान निर्माताओं ने क्या किया? शांति में सामाजिक क्रांति से के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता इसमें दर्शित होता है। ओके, भारतीय संविधान के तीनों भाग प्रस्तावना, मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4 शांति में सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान परिसंघीकृत की है क्योंकि भारतीय संविधान कैसे है? परिसंघीय प्रकृति की है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए
राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या निर्वाचक मंडल करता है, जो संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनता है। ओके। ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशासन पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी, संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन है। ऑप्शन डी, संविधान का संशोधन संविधान के अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है और किन मामलों में संशोधन को राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन होना चाहिए। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का संविधान परिसंघ प्रकृति का है क्योंकि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ओके, शक्ति का विभाजन आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में मिलता है। ओके, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ओके, केंद्र सूची पर कौन कानून बनाता है, तो केंद्र बनाता है यानी संसद बनाता है संघ सूची पर। ओके, राज्य सूची पर स्टेट बनाता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे स्टेटों के वो बनाते हैं राज्य सूची। और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, केंद्र भी बनाते हैं, संसद यानी केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बनाते हैं। ओके, इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान संघात्मक प्रकृति का है क्योंकि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। परिसंघीय व्यवस्था में दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है और दूसरे के अधिकारों एवं शक्ति पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कथन करण वाला है। परिसंघ में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑप्शन अकरण, विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का अनुसांगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाती। ओके, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का 2020 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी दोनों से परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि परिसंघ में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। सही है। विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का अनुसांगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता, यह भी सही है। लेकिन दोनों से लेकिन एक दूसरे का दोनों क्या है स्पष्टीकरण नहीं होगा। इसका व्याख्या देख लिया जाए। परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन एक अनिवार्य विशेषता होती है। इसी प्रकार कोई विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता। यह कथन भी सही है। यह कथन तत्व और सार के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलाना करना है। किस देश से कौन सा शब्द लिया गया है यही पूछा जा रहा है। ओके, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, विधि का शासन किस देश से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया। ओके, इसका व्याख्या देख इसका ऑप्शन देख लिया जाए। ओके, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ओके, इसका होगा एक हो गया 4 होगा। तथा विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ओके, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रबल संघ की विचारधारा को केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध लिया गया है। यानी किस देश से संविधान में जो प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध जो है लिया गया। ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी कनाडा। 22 का सही आंसर ऑप्शन डी यानी कनाडा से क्या किया गया है, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध लिया गया है। ओके, फिर इसमें क्या है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। ओके, किस देश से कौन से उपबंध लिए गए हैं यही क्वेश्चन नंबर 23 में। ओके, तो देख लेगा आपातकाल किससे लिया गया है,
आयरलैंड से लिया गया। फिर मूलाधिकार ब्रिटेन से। फिर संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी से लिया गया। ओके, सूची को मिलाया जाए। ओके, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। ओके, फिर मूलाधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया। ओके, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। ओके, तथा राज्य के नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, तथा सी का हो गया 2 तथा डी का हो गया 1। ओके, तो इस अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए शक्ति के अविभाज्यकरण पर। ऑप्शन नंबर बी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी न्यायिक स्वतंत्रता पर। तथा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शक्ति के अविभाज्यकरण पर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली आधारित होता है। ओके, इसका व्याख्या देख लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली शक्ति के अविभाज्यकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस कारण इस प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है। ओके, तथा मंत्रिपरिषद यानी विधायिका यानी संसद के निम्न सदन का प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, उच्च सदन क्या होता है? निम्न प्रति सदन। उच्च सदन हो गया इसमें कौन? राज्यसभा। निम्न सदन कौन हो गया? लोकसभा। ओके, तो निम्न सदन होगा केंद्र स्तर पर देख लिया जाए तो उच्च सदन और निम्न सदन दो होते हैं। राज्य स्तर पर भी होते हैं। संघ स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर निम्न सदन को राज्यसभा बोलते हैं, लोकसभा सॉरी, निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं। वैसे ही राज्य स्तर पर विधानसभा तथा विधान परिषद। ओके, विधानसभा को निचले सदन माना जाता है तथा विधान परिषद उच्च सदन माना जाता है। विधानसभा विधान परिषद तथा राज्यपाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विधानमंडल का निर्माण करते हैं। वहीं राष्ट्रपति यानी संसद पर देख लिया जाए तो संसद का निर्माण कैसे होता है? राज्यसभा तथा लोकसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण। ओके, यानी संघ के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। संघ क्या लक्षण महत्वपूर्ण है? ओके, ऑप्शन नंबर ए शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन बी शक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी न्यायिक पुनर्विलोकन तथा ऑप्शन नंबर डी सार्वभौम विधान। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सार्वभौमिक विधान क्या है? संघ का अति महत्वपूर्ण लक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर बी सांसद से। ऑप्शन नंबर सी लोगों से। ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधायिका से। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुत्व संबंधित है। किससे संबंधित है? संप्रभुत्ता भारत के लोगों से संबंधित है। ओके, भारत सरकार आंतरिक तथा बाह्य मामले में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ऐसा संप्रभुत्ता किसी विदेशी सत्ता में नहीं है, पितु भारत की जनता में नहीं था। भारत अपनी विदेशी नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी अन्य देश तब वो किसी अन्य देश पर वह आधारित नहीं। ओके, वह किसी देश से मित्रता और संधि कर सकते हैं। ओके, स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, किंतु यह सदस्यता भारत की संप्रभुता पर अंश मात्र भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। भारत इसकी सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण किया हुआ है तथा वह जब चाहे इसे स्वयं को अलग कर सकता है। कॉमनवेल्थ के सदस्य। ओके, कॉमनवेल्थ यानी जो इंग्लैंड के कॉलोनी थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वह कॉमनवेल्थ के सदस्य के तौर पे माने जाते हैं। उनकी स्वेच्छा है तो उसके सदस्यता ग्रहण करे या ना करे। तो भारत की स्वेच्छा से भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य ग्रहण किए हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी भारत के संसद को। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति को तथा ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के संविधान को क्या माना गया है? शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। ओके, भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति के स्रोतों के रूप में भारत का संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति, विधायिक शक्ति और न्यायिक शक्ति सभी का स्रोत संविधान ही है। इस कारण इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए एक बंदी। ऑप्शन बी सशस्त्र सेनाओं के सदस्य। ऑप्शन सी भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्म व्यक्ति। ऑप्शन डी ये सभी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, यानी अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में जो वर्ड यूज किया गया प्रत्येक व्यक्ति, इसमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, एक बंदी भी शामिल है, ओके, और तथा सशस्त्र सेना को सदस्य भी शामिल है, तथा भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति भी क्या है उसमें शामिल है, ओके। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 आपको भाग 2 में मिलेगा। यह भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 12 तक में प्रावधान किया गया, ओके। अनुच्छेद 5 में अधिभाषा यानी डोमिसाइल के बारे में प्रावधान किया गया। इसमें बताया गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 5 में। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के संविधान में विवास है और जो क्या है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या फिर क्या है जिसका माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या फिर प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत में क्या हो मूल तौर पर निवासी रखा होगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, ओके, तथा अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, तथा ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ओके। तो इसी संदर्भ में 5वें अनुच्छेद के संदर्भ में जो वाक्य यूज किया गया है प्रत्येक व्यक्ति, इसके संदर्भ में ये शामिल है एक बंदी सशस्त्र सेना का सदस्य भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ओके। उपयुक्त ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29, विधि प्रशासन, रूल ऑफ लॉ की व्याख्या से संबंधित क्या है विधि शास्त्री है, यानी रूल ऑफ लॉ को किसने प्रतिपादित किया था यही पूछा जा रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर ए ओपनहाइम, ऑप्शन बी जोनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी डाइसी, ऑप्शन डी कोई नहीं, ओके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी डाइसी, यानी रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डाइसी ने प्रतिपादित किया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समाहित किया गया रूल ऑफ लॉ, ओके। डाइसी ने विधि शासन की व्याख्या की है। डाइसी के विधि प्रशासन की व्याख्या रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर डाइसी के विधि शासन से तात्पर्य निम्नलिखित 3 बातों से। ऑप्शन नंबर ए मनमानूपन पर अंकुश या विधि की सर्वोच्चता, दूसरा विधि के समक्ष समता तथा संविधान न्यायालयीय निर्वचन पर आधारित है, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या माना गया है? रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन को समाहित किया गया है। विधि के शासन किस पर आधारित है? तो यह डाइसी के सिद्धांत पे आधारित है, ओके। रूल ऑफ लॉ में कहा है विधि के समक्ष समता, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में, इसमें अनुच्छेद 14 आ जाता है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। इसमें बताया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ओके। रूल ऑफ लॉ यानी विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में समाहित किया गया। इसे नेचुरल लॉ भी कहा जाता है, ओके। नहीं फिर साम्य का लॉ भी, रूल ऑफ लॉ भी कहा जा सकता है, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता तो थैंक यू।